हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टार्ट क्या, फिनिश भी करेंगे, यानी कि पूरा रिवाइज करने वाले हैं। जो भी बच्चे जेई और नीट में अपियर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना बच्चों। सब कुछ मिलेगा आपको, इसमें मैथड्स भी आपको सीखने को मिलेगा कि किस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करते हैं। कम टाइम में हमें सॉल्व करना होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है बच्चों, सो वॉच इट आउट। मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, प्लस कुछ आपको शॉर्टकट टिप्स भी बताऊंगा कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं शॉर्ट टाइम में। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। हाँ बच्चों, सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर का मॉडल। तो बच्चों इसमें 3 मॉडल थे, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि थॉमसन ने क्या बोला था। सेकंड था हमारा रदरफोर्ड और थर्ड में था हमारा बोर एटम, बोर्स मॉडल। तो थॉमसन ने क्या बोला था कि जो भी हमारे पास एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है, एक वाटरमेलन की तरह है, और इसमें नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है लाइक दिस, जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। सीड्स को अगर छोड़ दें तो बाकी का पोर्शन पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं और ये टोटल न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने न्यूट्रलिटी के बारे में तो अच्छे से बताया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं और एटम पूरा न्यूट्रल होता है। इससे ज़्यादा और कुछ उन्होंने बता नहीं पाया। फिर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड का डिमेरिट ये था कि उन्होंने बोला था कि जो भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 अंदर आ जाता है और एनर्जी रेडिएट करता रहता है। एनर्जी कम होती जाती है तो न्यूक्लियस की ओर जाता है और न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है, लेकिन ये चल नहीं पाया क्योंकि न्यूक्लियस, उन्होंने बोला कि ऐसे अगर होने लगे तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात है बोर मॉडल की बात है। बोर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारे पॉइंट्स, इसलिए इसको काफ़ी एक्सटेंड करके फिर स्टडी किया गया है। तो बोर्स के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तो बोर्स ने क्या क्या चीज़ें बताई थी वो हमें देखने वाली बात है। बोर्स ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। जब तक वो उस ऑर्बिट में घूमेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, और बाहर से कोई एनर्जी आता है तो वो उसको एक्साइट करके दूसरे लेवल में ले जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से अगर लो लेवल में आएगा तो वो एनर्जी वो रेडिएट करेगा। ये था। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो भी एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा NH/2π, वेयर n इज एनी इंटीजर। n क्या है बच्चों, कोई भी इंटीजर है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला बताया था। और उन्होंने फिर एनर्जी के बारे में भी बोला था कि एनर्जी भी डिपेंड्स अपॉन nth, जो हमारा ऑर्बिटल उस पर डिपेंड करता है। N1 डाल देंगे तो हमारा ग्राउंड स्टेट आएगा, N2 डालेंगे तो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा, एंड सो ऑन। तो इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, और हर एक फार्मूला को आप लोग लिख लेना बच्चों, सारे फार्मूले यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास किसी भी एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है ZE हम लोग लेते हैं एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऐसे बाहर की तरफ। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं मोस्टली हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस है हमारे पास R। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस चार्ज पार्टिकल कीप मूविंग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, KZE मतलब चार्ज 1 अपॉन चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, KZE। और ये R को हम लोग RN लिख सकते हैं क्योंकि हम ये डिस्टेंस है वो nth ऑर्बिट पे भी डिपेंड होता है। तो R इज ए फंक्शन ऑफ n है, जैसे जैसे n चेंज होगा ऑर्बिट चेंज होगा, R भी चेंज होगा। तो हम लोग किसी nth ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ Vn ले लेंगे और ये रेडियस Rn ले लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी nth ऑर्बिट पे डिपेंड होता है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, mVn²/R। ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, ठीक है। यहाँ से हम लोग और भी सिंप्लीफिकेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक जनरलाइज चीज़ें निकाल लेते हैं, KZ²/Rn इज इक्वल टू mVn², ये निकाल सकते हैं।
हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी किया है, तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू के जेड ई माइनस ई अपॉन रेडियस आर एन, ये लिख सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ये मुझे मिल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मुझे मिलने वाला है हाफ वी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी वी एन का स्क्वायर की बात करेंगे तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ डाल सकते हैं। वी एन स्क्वायर मेरे पास है, मतलब पूरा एम वी एन स्क्वायर है, तो एम वी एन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। और काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दें अगर हम लोग, तो हमें पूरी की पूरी एनर्जी मिल जाएगी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी में क्या लिखूंगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो मेरे पास है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN, ये है। तो ये टोटल कैलकुलेट अगर हम लोग कर लें तो मेरे को मिलने वाला है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 RN। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज़ नोट करो। हाँ बच्चों, ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है, इन दोनों में कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों। जब भी हम लोग U को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। और यहाँ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? अगर आप माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी करोगे तो आएगा टोटल एनर्जी। तो ये रिलेशन भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मूला तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये इसको आप नोट कर लो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो टोटल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो टोटल एनर्जी बताओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN। अब हम फाइंड करने वाले हैं वेलोसिटी का nth ऑर्बिट से क्या रिलेशन है, या फिर रेडियस का nth ऑर्बिट से क्या रिलेशन है। माइंड इट, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 RN। ठीक है बच्चों, माइनस के जेड, टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। हम लोग फाइंड कर लेते हैं बोर्स ऑर्बिटल के। बोर्स का जो थ्योरी था, उन्होंने जो एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, उससे रिलेट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिख सकता हूँ MVR, मैं लिख सकता हूँ MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम वी आर गेटिंग। और हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाई RN है इज इक्वल टू MVN स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोगों ने रिलेट किया था अभी। तो यहाँ पर भी आएगा VN और RN, तो इसको हमें रिलेट करना है। और RN मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन MVN स्क्वायर, दिस वन। इस RN की जगह में पूरा का पूरा ये क्वांटिटी डालने वाला हूँ। तो वी आर गोइंग टू गेट ए न्यू फार्मूला फॉर दिस। तो मुझे मिल जाएगा MVN और RN हो जाएगा मेरे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन MVN का स्क्वायर। दिस इज NH बाई 2 पाई, ये है। तो यहाँ से हमें इतने सारे याद नहीं करने हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप देख पाओ हो क्या रहा है। तो हमारे पास VN और VN हट जाएगा। सो VN में मुझे मिल जाएगा Z अपॉन N। बाकी सारी चीज़ें यहाँ कांस्टेंट है, दिस वन। सो मैं लिख सकता हूँ कि VN इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा K इंटू जेड, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन NH। तो ये K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ें याद रखनी है
कि Vn यहाँ पे क्या है, Vn इज प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन nth ऑर्बिट। इस पर आपको ध्यान देना है। हाइड्रोजन लाइक के लिए काम करते हैं हम लोग, तो हमारे को क्या लिखना होता है कि Z इज इक्वल टू 1। हीलियम की बात होगी तो हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो हमारे को रिलेशनशिप बहुत ही ईजिली याद होने वाला है। Vn में मुझे मिल गया है, तो अब मैं Rn फाइंड करने वाला हूँ यूजिंग दिस फार्मूला। तो इसे हटा देते हैं, दिस इज K। ये मुझे मिल गया बच्चों Vn। इस Vn को यहाँ डाल देंगे तो मुझे मिलने वाला है Rn। तो देखो बच्चों Rn बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज है kz e² अपॉन m Vn का स्क्वायर। अब देख लो बच्चों Vn का स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा z² और n²। तो ये अल्टीमेटली एक z तो कट जाएगा, सो Rn मुझे मिल जाएगा n² अपॉन z। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रिलेशन n के टर्म में मुझे मिल गया और z के टर्म में मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसी Rn को हम लोग यहाँ भी डाल सकते हैं टोटल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगा, kz kz विथ माइनस साइन e² अपॉन 2 Rn मीन्स n² अपॉन z, दिस वन। ये मिल गया। तो सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ डाल देते हैं तो आपको सिर्फ इतनी याद करनी है, nth एनर्जी इन nth ऑर्बिट आपको याद करनी है -13.6 अपॉन n² z²। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, आज फिनिश हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स भी करके देख लेंगे जो पिछले 10-20 साल में आ रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वहाँ से मिल रहे हैं सब आपको बताया जाएगा। आपको फिर ईजी लगेगा, मॉडर्न फिजिक्स में स्टोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी भी हमारी रहेगी उसमें। तो ये हमारा nth ऑर्बिट आ गया, इसको नोट कर लो बच्चों। अभी हम लोगों ने n के रिस्पेक्ट में सारे काम कर लिए हैं, रेडियस वाले, वेलोसिटी वाले और एनर्जी वाले। अब हमें इसको एक्सपैंड करना है। अगर सपोज मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है तो E1 मुझे क्या मिलेगा, -13.6। हाइड्रोजन की बात करें तो Z ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी E1 -13.6। यानी कि एनर्जी लेवल 1 की बात करें तो E1 क्या मिलेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिलेगा। और अगर हम लोग n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो E2 मुझे मिल जाएगा E2 मिल जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे N2 में लिख सकता हूँ, E2 लिख सकता हूँ, और ये N1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 2 है। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है। वी हैव सो मेनी एनर्जी लेवल्स है, और सबकी वैल्यू 3-4 वैल्यूज़ आप याद कर लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एग्ज़ाम में कैलकुलेशंस का टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो लिखेंगे हम लोग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम n इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो मुझे मिल जाएगा E3, दैट मीन्स -13.6 डिवाइड बाई 9। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1.54 के आसपास। हमारे पास आ जाएगा 2, 9, 9, 4, 5, 45, 1 तो 1.51 के आसपास आएगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू 3, एनर्जी 3 मिल जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिल जाएगा।
और 4 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए, -13.6 अपॉन 16, तो ये 16 हो जाएगा। 13.6 हम लोग डिवाइड कर लेंगे 16 को, तो इसका जो नंबर आएगा वो हमें यहाँ, वो भी हमारे को याद होनी चाहिए। और दूसरी बात है बच्चों, हमारे को ट्रांजिशन एनर्जी भी याद करनी है। ट्रांजिशन एनर्जी मीन्स 1 और 2 के बीच की एनर्जी कितनी है, ये दिस माइनस दिस, तो यहाँ की एनर्जी कितनी आएगी, तो हम लोग माइनस कर सकते हैं 6 - 4 2 10.2, ये हो जाएगा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुनते हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, भैया ये तो 1 और 2 के बीच की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारे को मालूम होनी चाहिए, ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। हमारे को ये भी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 3 और 1 के बीच में ट्रांजिशन अगर होता है तो एनर्जी का चेंज कितना होगा, ये भी वैल्यूज़ हमारे को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप याद करने वाले हो, और जब भी हमारे पास ये वैल्यूज़ होगी तो हम देख के समझ जाएंगे बच्चों कि लाइमन सीरीज़ का ही तो काम है। ये भी हम लोगों ने देखा है, लाइमन बार्मर पार्सन सीरीज़। तो ये सब सारी आपकी जो सीरीज अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत ही काम आसान होने वाला है। अब मैं याद करने के ट्रिक्स भी आपको बताने जा रहा हूँ, तब तक इसको आप नोट करो। हाँ बच्चों, तो सपोज इस पे क्वेश्चन एक आ जाता है कि अगर हमारे पास अब होता क्या है, आप पहले उस चीज़ को समझ लो। इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है जंप करके, तो जब भी ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो इट इमिट फोटोन्स ऑफ सम एनर्जी, यह अपनी जो रेडिएशन इमिट करेगा वो फोटोन के टर्म में करता है, विजुअल रीजन में आता है वो। तो उसके लिए बोला जाता है कि फाइंड द लैम्डा, वेवलेंथ फाइंड करके बताओ। तो अगर मुझे 2 से 1 के लिए दिया जाएगा और मेरे को चेंज इन एनर्जी, मतलब दोनों के बीच का जो चेंज है वो डेल्टा ई मेरे को अगर याद है स्ट्रेट अवे, तो मैं स्ट्रेट अवे वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निकालेंगे कैसे, इसका ट्रिक ये है, या शॉर्टकट मेथड आप ये कह लो कि चेंज इन एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ लिख सकते हैं, क्योंकि जो फोटोन यहाँ पर जो रिलीज होगा, फोटोन जो बाहर निकलेगा उसकी जो एनर्जी होगी वो एक ही फोटोन की होगी, दैट इज hc/λ। इसको h × न्यू भी लिख सकते हैं हम लोग। अब मुझे स्ट्रेट अवे यहाँ से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ। सो लैम्डा में क्या लिखूंगा, hc/ΔE, ये लिखूंगा मैं फॉर्मूला। अब डेल्टा ई तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अब h की वैल्यू बहुत बड़ी है ना, 6.6 × 10⁻⁴। तो हमें ये सब कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, मैं स्ट्रेट अवे आपको बता रहा हूँ 12431 और अपॉन डेल्टा ई आप याद कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि हमने याद कर लिया है यहाँ से। अगर 5 तक आप याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, टिक मार सकते हो और सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, और मोस्टली लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ही मांगा जाता है। तो आप ये याद कर लो 12431 अपॉन डेल्टा ई, और डेल्टा ई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिलहाल आप ये सब चीज़ें नोट करते जाओ, याद करते जाओ, फिर हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, दोनों बहुत सारे बच्चों को गैप, दोनों का डिफरेंस नहीं पता है। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि देखो बच्चों यहाँ -13.6 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में, हम इसको एनर्जी देंगे, इससे ज़्यादा देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। तो कुछ एनर्जी ये अपने आप को ले लेगा एक्साइट होने में, कुछ एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, इससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो। और हम प्लस ये एनर्जी यहाँ पे दें +13.6, तो इसके पास ऑलरेडी -13.6 है, मैंने +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो टोटल एनर्जी 0 हो गई। एनर्जी 0 हो गई तो यहाँ रहेगा ही नहीं, वो तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको ये सब टर्म्स भी समझने हैं। एक्साइटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू इट, और आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि हमने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि पूरा एटम से ही बाहर आ गया वो, दिस इज आयोनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को ये 1 से 5 तक एनर्जीज याद हैं तो मैं इनका गैप्स बड़ा अच्छे से याद कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रांजिशंस के लिए पूछा जाएगा कि E3 से E2 के लिए आप लैम्डा फाइंड करो, E2 से E3 के लिए लैम्डा फाइंड करो। तो डेल्टा ई मेरे को स्ट्रेट अवे याद है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ डाल दूंगा। तो अगर आप 20, 30, 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक याद होने वाले हैं। बस आपको कॉन्शियस माइंड आप रखना कि हाँ मेरे को ये वैल्यूज़ रिपीट करने हैं, याद करने हैं, इसका लिस्ट भी बना के आप याद कर लो। तो चीज़ें बहुत ही आसान आपके लिए होने वाली हैं। तो इसको बच्चों इसको नोट करो, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे।
हेलो बच्चों, कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से लिखना, ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना और क्रैक कर देना नीट प्लीज़। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे एनर्जी लेवल की बात होती है, यहाँ पे बहुत ही अजीब से कैलकुलेशंस मिलते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया कैलकुलेशंस होगा तो आखिर कैसे होगा, और नीट में तो टाइम ही कम है, करेंगे कैसे। ध्यान से देखना है बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं और ट्रेंड्स को पता किया है। ट्रेंड है क्या आखिर, इसको नीट में कैसे लिखेंगे, 10 सेकंड में कैसे आंसर देंगे बड़े बड़े कैलकुलेशंस में। ध्यान से देखना है आप बच्चों, आपको जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला हम सबको पता है, En इज इक्वल टू वॉट, -13.6 Z² अपॉन nth लेवल की एनर्जी लेवल वही है, nth ऑर्बिट की। तो n Z1 डालेंगे, हाइड्रोजन के लिए काम हो जाएगा। और हाइड्रोजन में हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो आएगा -13.6। हाइड्रोजन में हम लोग n इक्वल टू 2 की वैल्यू डालेंगे तो आएगा एनर्जी, सेकेंड लेवल की एनर्जी -3.4। थर्ड लेवल में जब हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे, एनर्जी लेवल -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, लिख लिया हमने। ये मैंने हीलियम के लिए लिखा है वैल्यूज और रीड किया है, और फिर लिथियम के लिए भी लिखा है। तीनों को मैंने आपस में कंपेयर किया तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है हमारे पास कि अगर हम हीलियम प्लस की बात करते हैं तो एनर्जी निकालेंगे ग्राउंड स्टेट में तो आ रहा है -54.4। आप लोग फॉर्मूला लगा कैलकुलेट चाहो तो कर लो, देख लो, -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। हीलियम की बात होगी तो Z की वैल्यू लेंगे हम लोग 2, और लेवल हम लोग 1 की बात करें तो n की वैल्यू हम लोग लेंगे 1। तो हमारे को ग्राउंड स्टेट में हीलियम प्लस के लिए जो आएगा। हाँ बच्चों, तो मैं बात कर रहा था कंपैरिजन ऑफ एनर्जीज। तो हमने देख लिया है कि हीलियम का जो 2 लेवल का एनर्जी है, हीलियम प्लस का 2 लेवल का एनर्जी वो हाइड्रोजन के 1 लेवल के एनर्जी का इक्वल है। और लिथियम, आप लिथियम में अगर आ जाओ तो लिथियम +2 के लिए जो एनर्जी है थर्ड ऑर्बिट में, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट। यानी कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लेवल 1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस लेवल 2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस एनर्जी 3। ये इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड को पकड़ते हैं। और अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं ट्रांजिशन निकालूं हाइड्रोजन का 1 लेवल और हाइड्रोजन का 2 लेवल, तो इनका जो एनर्जी गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पे देखो, अगर हम 2 और 4 की बात करें, 2 और 4 की बात करें तो यहाँ भी एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पे हम 3 और 6 की बात करें हीलियम के लिए, तो यहाँ भी एनर्जी गैप सेम है। दैट मीन्स एनर्जी गैप 10.2 तीनों केस में सेम कब है, जब हाइड्रोजन में ट्रांजिशन 1 to 2 हो जाए, हाइड्रोजन में ट्रांजिशन 1 to 2 हो जाए, हीलियम प्लस में ट्रांजिशन 2 to 4 हो जाए, और लिथियम +2 में, ये +2 है बच्चों, लिथियम +2 में ट्रांजिशन 3 to 6 हो जाए, तो इन तीनों की एनर्जी सेम रहती है। ये ट्रेंड है। तो हम लोग इसमें से एक ट्रेंड, ये ट्रेंड जो निकल गया इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब देखो, हम लोगों ने क्या किया है, इसमें से और इसमें से मल्टीप्लाई 2 किया है, जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है। तो मुझे ट्रांजिशन ऑफ हीलियम का मिल गया 2 और 4, 1 into 2, 2 into 2, 4। यानी कि जो 1 2 का ट्रांजिशन है और सेम एनर्जी का ट्रांजिशन मुझे हीलियम में चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे यह मिल जाएगा। अब मुझे अगर हाइड्रोजन का एनर्जी का ट्रांजिशन गिवन है और मुझे लिथियम के लिए पूछा गया है, कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि भैया हाइड्रोजन का जो 1 2 का ट्रांजिशन एनर्जी है, लिथियम के कौन से ट्रांजिशन में सेम एनर्जी मिलेगा। सीधा मल्टीप्लाई करना है 1 into 3, और 3 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ही तो है। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे हाइड्रोजन की चीज़ें अगर मुझे पता है और लिथियम और हीलियम या बेरिलियम का पूछा जाए, तो जिसका फाइंड करना है उसका एटॉमिक नंबर वहाँ मल्टीप्लाई कर दो ट्रांजिशन में, तो हमारा काम खत्म है। अगर मुझे बेरिलियम के लिए बोला जाता कि भैया बेरिलियम का ट्रांजिशन बताओ, बेरिलियम 3+ का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि बेरिलियम का जो ट्रांजिशन होने वाला है 4 to 8 सेम एनर्जी का होगा जिसमें हाइड्रोजन का 1 into 2 ट्रांजिशन होता है। यही तो मुझे चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फंडा लगाओ और सॉल्व करते जाओ, कैलकुलेशन को बीच से हटाओ, और कुछ नहीं करना हमारे को।
और ट्रेंड को भी पहचानना पड़ेगा। हीलियम की एनर्जी जो है इसके इक्वल है, कब? हीलियम 2+ या हीलियम 4 की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन 2 की एनर्जी के इक्वल है। ये भी हमारे को ट्रेंड मिल गया। यानी कि अगर मैं इसको 6 वाला एनर्जी में जाऊंगा तो ये 3 वाला एनर्जी मुझे मिल जाएगा। आप करके देख लो। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने को, तो हमने ट्रेंड को पकड़ लिया है तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या ट्रेंड को पकड़ लिया है? ट्रांजिशन लेवल को, ट्रेंड को पकड़ लिया, कैलकुलेट की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो एग्जाम में तो खैर आपकी मर्जी है, आपके 10 मिनट तो कहीं नहीं गए हैं, वेस्ट होना ही होना है। यहाँ सेकेंड्स में काम हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर लो इसको जल्दी से। तो बच्चों ट्रेंड यह निकल के आया कि अगर मेरे को लिथियम का ट्रांजिशन गिवन होगा और हाइड्रोजन का ट्रांजिशन मांगा जाएगा फॉर द सेम एनर्जी, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब 3:6 ट्रांजिशन हो रहा है लिथियम के लिए, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा ना दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा मेरे को? हाइड्रोजन के लिए मिल जाएगा, यानी कि 1:2। बिल्कुल सेम। अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना इसके ऊपर। अगर मेरे को बेरिलियम के लिए बोला गया है 4:4 से 8 ट्रांजिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए बताओ, तो बेरिलियम से 4 डिवाइड इधर, 4 डिवाइड इधर। हाइड्रोजन के लिए मेरे पास जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा कि N1 क्या था और N2 क्या था। क्वेश्चन करके देख लेते हैं बिंदास वाला। देखो क्वेश्चंस करके चेक कर लेना चाहिए कि हम लोगों ने सही किया है। देखो बच्चों ये जेई मेन ऑफलाइन का है, 2015 में आया था। देखो यहाँ वैल्यूज का खेल है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे को अगर याद हो तो क्या करना है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे ना। बार बार क्वेश्चंस करने वाले हैं, बार बार क्वेश्चन जो कर चुका है बच्चा या करने वाला है उसको याद हो जाएगा या याद हो चुका होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे यार फॉर्मूला ही तो है, कर लेंगे डाल के। टाइम इज द बिगेस्ट इशू। जो बच्चा कैलकुलेशन एग्जाम में करेगा वो तो गया, फिर तो समझो गया उसका रैंक। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन 13.6 तो होता ही है, तो डिवाइड बाई n है तो -13.6। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है फैक्टर जो हम लोगों ने बार बार देखा हुआ है, तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। 6.8 कभी नहीं आता है हाइड्रोजन के केस में। सो दिस इज द ओनली आंसर पॉसिबल। फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली आंसर। कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं और भी मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये देख लो हमारे पास, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। चलो अच्छी बात है, तो पता ही है, बार बार देख लिया तो याद हो गया खोपड़ी में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस। तो कुछ नहीं करना है हमारे को, इसी 13.6 में आप z का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो, 9/4, यानी कि 13.6 इंटू 9/4, 2 पॉइंट समथिंग। तो 13.6 9/4 क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 13.6 2 पॉइंट समथिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ये पॉसिबल लग रहा है मुझे, डाउटफुल है तो क्वेश्चन मार्क दे दो। ये तो बिल्कुल पॉसिबल, थर्ड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप टिक मारोगे आंसर। टाइम नहीं है भाई एग्जाम में, उतने कैलकुलेशन में तो हम कितने क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। ये देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम फॉर द ट्रांजिशन। देखो यह IEEE 2011 का क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n = 4:2 फॉर हीलियम। देखो हीलियम में क्या हो रहा है? 4:2 ट्रांजिशन हो रहा है, इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जब हीलियम में हो रहा है हमारे पास 4 से लेके 2 तक, और पूछा गया है हाइड्रोजन के लिए, तो भैया कुछ नहीं करना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो डिवाइड कर दो, ये हो गया 2 से 1, दैट्स इट, नो कैलकुलेशन एट ऑल। 2 से 1, सेकंड ऑप्शन इज आंसर। आ गया, हमारा आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना। समझे कि नहीं बबुआ? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे को करने हैं जो मजा आ जाएगा आपको, कैलकुलेशंस करेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए, आप उसको अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, और जो भी डाउट है मेरे पास लेके आओ। ठीक है, यहाँ लाइमन सीरीज भी मिलेंगे, बार्मर सीरीज भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, इसको हम फटाफट उड़ा डालेंगे।
अब यहाँ देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब हो गया n वाला नंबर कम से कम होना चाहिए। तो सबसे कम नंबर कौन सा ट्रांजिशन है? 1 to 2 है बस। तो यहाँ बात हो रही है इमिट करने की। इमिट करने की मतलब हायर से लोअर लेवल में आएगा तभी तो इमिट होगा ना एनर्जी। यानी कि इन दो ऑप्शन बच रहे थे हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। n 2 से लेकर 1 तक आ रहा है। ठीक है बच्चों, देख लो अब इसमें क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En, देन द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ ए सिंगल आयोनाइड He+ आइटम विल बी। कर लो, क्या था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था। हमारे पास जो फॉर्मूला था En हमें मालूम है -13.6 Z² n²। हमें हीलियम की बात हो रही है, हीलियम के लिए क्या लिखेंगे? Z=2 लिख देंगे और nth ऑर्बिट, तो n को n रहने दो, यहाँ 4 डाल दो, राइट। हाइड्रोजन एटम nth ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 डालेंगे, तो ये हमारा हो रहा है En, इसको बोलते हैं En हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ 4 आ गया तो 4En हो गया। तो ऐसे ऐसे चीजें अगर आ जाए बच्चे तो करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है। देखो, सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये भी जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन, टुच्चा क्वेश्चन है सब, मतलब कोई भी आदमी कोई भी बच्चा लिख के आ जाएगा। द सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ आर λ1/λ2। देखो बच्चों, लैम्डा एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग डाउन, तो आपको क्या होगा? चेंज इन एनर्जी निकाल लेंगे दोनों में। इन दोनों में चेंज एनर्जी क्या हो जाएगा? E/3 डेल्टा E। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ, यही होता है। तो डेल्टा E इन दोनों के लिए क्या लिखूंगा मैं? इनका डिफरेंस, दिस माइनस दिस कर दो, तो मेरे को मिलने वाला है 4/3E माइनस ऑफ E, दिस इज hc/λ। तो ये हो जाएगा E/3 hc/λ, λ2 है ये। सिमिलरली λ1 कहाँ से कहाँ के लिए है? देखो, यहाँ से यहाँ के लिए है λ1, इतने के लिए λ1 है। तो ये गैप कितना है? E का गैप है, तो E क्या हो जाएगा? hc/λ1। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या आएगा? 1:3, 1:3 का रेशियो आ गया। तो इसको बोलते हैं बच्चा हलवा क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिंदास जाओ सॉल्व करो, और जो कुछ कुछ वैल्यूज है आप याद करके जाओ। जैसे कि आप याद कर लो कि Hc की वैल्यू फिक्स होती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। याद करके दिमाग में फिट कर लो क्वेश्चंस। इस पे मैं देने वाला हूँ बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि Hc बार बार मिलने वाला आपको। E इज इक्वल टू वाट? hc/λ। H की वैल्यू फिक्स होती है, C की वैल्यू फिक्स होती है, दोनों की वैल्यू को फिक्स करके याद कर लो। ठीक है, बने रहो, कुछ अमेजिंग चीज़ें और बताने वाला हूँ। हाँ बच्चों, एक ट्रिक और सीख लेते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का बिल्कुल जान है, मॉडर्न फिजिक्स की बिल्कुल हार्ट है। तो आपने ये सीरीज़ तो बहुत बार देखा होगा, स्कूल वाले सिलेबस में भी देखा होगा, नेट के सिलेबस में पढ़ा होगा, वहाँ भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर लेवल 1 में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइमन सीरीज बन गया, और लाइमन सीरीज बिलोंग टू अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है बच्चों, लाइमन सीरीज बिलोंग टू अल्ट्रा वायलेट। और ये जो बामर का सीरीज है ये होता है विजिबल में, विजिबल रेंज में आता है ये। बाकी सारे हो गए हमारे पास इंफ्रारेड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस 5 to 1, मान लेते हैं 5 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, और आपको बोला गया कितने लाइंस अल्ट्रा वायलेट के बने, ये आपको बतानी है, या कितने लाइट इंफ्रारेड के बने, या कितने लाइट, कितने नंबर ऑफ रेज, कितने नंबर ऑफ एरोज, लाइंस बामर सीरीज के बने। ऐसा आ गया तो क्या करोगे? तो इसके लिए भी एक ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि लाइमन सीरीज बिलोंग टू अल्ट्रा वायलेट, बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल लाइट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिलोंग टू इंफ्रारेड। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लो बच्चों, दिस इज n2 minus n1 ब्रैकेट क्लोज, n2 minus n1 plus 1 whole divide by 2. n2 is bigger number
देन N1, ये आपका ध्यान रखना। अब मेरे को बोला गया है कि चलो 7 to 2 ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 7 से 2 में आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बामर लाइंस। तो N2 हमारा हो जाएगा ये और N1 हो जाएगा ये। सो N2 माइनस N1, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 15 बन गए मेरे, टोटल नंबर ऑफ लाइन 15 बन चुके हैं। अब हमने ये तो जान लिया है कि टोटल हमारा 15 बन गया, लेकिन इसमें से लाइमन वाले कितने लाइंस है वो कैसे पता करेंगे? तो वापस आ जाओ 7 से 2 वाले ट्रांजिशन में। तो 7 माइनस 2 कर दो आप, दैट इज इक्वल टू 5। इस 5 को आप एक्सपैंड करो, 5 4 3 2 एंड 1। तो पहली वाली जो नंबर होगी वो होगी बामर के लिए। देखो 7 to 2 दिखाया गया ना ट्रांजिशन, कहीं से भी आएगा, सेकंड लेवल में आएगा तो बामर होगा। तो पहला जो आपको नंबर मिलेगा वो बामर सीरीज के लिए होगा। ठीक है बच्चों। 4 के बाद क्या, पैशन सीरीज के लिए होगा 4 नंबर, यानी कि पैशन सीरीज में 4 लाइंस मिलने वाले हैं। उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट, थर्ड में ब्रैकेट, यानी कि 3 लाइंस मिलेंगे आपको ब्रैकेट में। पी फंड सीरीज में आपको मिलेंगे 2 लाइंस, हमफ्री लास्ट होता है, उसके बाद भी हमफ्री होता है, वो 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग मालूम कर सकते हैं इस ट्रिक से कि कौन कौन से सीरीज में कितने बन रहे हैं। या यहाँ ये पूछ सकता था, बार्मा का नाम ये नहीं भी देता, ये पूछ सकता था क्या विजिबल लाइंस कितने बनते हैं आप ये बताइए। तो बार्मा से जो फाइंड कर लिया ना, दैट इज ओनली विजिबल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंफ्रारेड। ये भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी लाइंस यू आर गेटिंग एज ए इंफ्रारेड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15 लाइंस तो टोटल बन रहे हैं, उसमें से 5 तो हमारा हो गया है बामर के लिए यानी कि विजिबल के लिए। तो बचे कितने, 4 3 7 3 10 लाइंस बन गए हमारे इंफ्रारेड के लिए। तो ऐसे ऐसे ट्रिक अगर आप सीख लेते हो तो कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, सीधा 5 सेकंड में 10 सेकंड में ट्रिक में टिक मारनी है आपको जेई या नीट में, है ना बच्चे। मज़ेदार है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे, तभी मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग आगे निकल पाएंगे, तभी हम लोगों को सोच सकते हैं कि चलो कम टाइम में ज़्यादा टिक मार सकते हैं। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और ये जो मेथड्स हैं सारे के सारे एक्यूरेट हैं, ये आजमाए हुए ट्रिक्स हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप एग्जाम में सीधा टिक मार सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप डाउट लेके आओ अगर है तो, नहीं तो रैंक लाओ। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने सीख लिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको नोट कर लो प्लीज़, इसको भूलना भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है।